तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमाण। प्रमाण का पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का लगभग इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रमेते इति प्रमाण है, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो उसे प्रमाण कहते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति कैसे होती है? प्रा उपसर्ग माँ धातु में लुट प्रत्यय लगाने से प्रमाण शब्द बनता है, ठीक है। प्रमाण यथार्थ अनुभव सा प्रमा तत् साधनम चा प्रमाणम। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, उस अनुभव के साधन को प्रमाण कहते हैं, ठीक है। अर्थ उपलब्धि हेतु, अर्थ की उपलब्धि के हेतु यानी कि कारण को प्रमाण कहते हैं। सामान्य ज्ञान है प्रमाण, अर्थात सम्य ज्ञान या उचित ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। देखो प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमाता क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इन चीज़ों को आप गौर करिएगा। पर्याय क्या है इसके? उपलब्धि है, ज्ञान है, साधन है, परीक्षा। आप्तोपदेश, तत्र आप्तोपदेश नाम आप्तवचनम, मतलब जो आप्त पुरुषों के वचनों को आप्तोपदेश कहते हैं। जैसे जो पुरुष रज और तम से गुण हो गए, मुक्त हो गए हों, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, उन्हें आप्तोपदेश कहा जाता है। उनकी बातें कभी झूठ नहीं होती। जैसे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं थे जो, वो आप्तोपदेश कहेगा, ठीक है। आप्त सत्वात् रजस्तो म्याम निर्मुक्ताम ज्ञान वालेन एषाम त्रिकालमलम ज्ञान वहत्तम सदा आपता शिष्ट व्यवस्थे तेषाम वाक्यम असंशयम सत्य वचंती ते कस्मात् निरस्तमय। ऐसे देखो, इसमें अगर श्लोक याद हो जाए तो याद हो जाए, नहीं तो आप पुरुष के लक्षण आए तो आप लोगों को हिंदी लिखनी है। हिंदी में क्या लिखना है, चलो देखते हैं। ऐसे पुरुष जो अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर रज और तम दोनों मानसिक दोषों से मुक्त हो गए हों, जिन्हें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन तीनों कालों का ज्ञान हो, उसे ही आत्मशिष्ट भूस्त, इसके बाकी संशय रहित होते हैं। मतलब जो ये लोग बोलते हैं वो हमेशा सही होता है, ठीक है। संशय मतलब कोई डाउट नहीं करना चाहिए इनके ऊपर। इसके कारण ये सदा सत्य बोलते हैं। आप जब सब कुछ अच्छा ही बोलेंगे तो हमेशा सत्य ही बोलेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण भी आपके मतलब MCQ में पूछ सकता है, ठीक है। शब्द आप्त उपदेश शब्द, आप्त पुरुष के शब्दों, आप्त पुरुष के उपदेश को आप्त उपदेश शब्द कहते हैं। आप्त वाक्यम शब्दम, आप्त पुरुष के वाक्य को शब्द कहते हैं। यथार्थ वर्ण को मिलाने वाले अर्थात शब्द नाम वर्णात सामान्य। तो ये क्या कहता है? अर्थात वर्ण मतलब अक्षर को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात अक्षर के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द के भेद ये पिछली बार पूछ लिया गया था। सा चतुर्वेदा दृष्टार्थ अदृष्टार्थ सत्यश्च अन्यत्र चेती चा। दृष्टार्थ मैंने देखना, नहीं देखने वाले योग्य, सत्य और असत्य कह सकते हो। देखो इन्होंने वर्ण के भेद बताए ऑन द बेसिस ऑफ ध्वनि, अर्थात वर्ण लक्षण शब्द अकादि कहते हैं। ध्वनि लक्षण शब्द शंख आदि से उत्पन्न होते हैं, उन्हें ध्वनि लक्षण कहा जाता है। ध्वनि लक्षण और शब्द लक्षण, वर्ण लक्षण के बारे में बताया गया। यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर एग्जामिनेशन। इट माइट बी आस्क्ड फॉर इवन 20 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो दैट्स वाई यू हैव टू not only thoroughly read, you have to understand the topics and complete that. Okay. प्रत्यक्ष दो शब्दों से मिलकर वाला। प्रति मतलब और अक्ष मतलब, प्रति मतलब होता है देखो, अक्ष मतलब होता है जो मतलब आंखों के सामने। यहाँ पर आंखों का मतलब, अक्ष का मतलब सिर्फ आंख नहीं है, तो चारों चीज़ों से ज्ञान हो, जैसे पांचों इंद्रियों से जो ज्ञान हो, ठीक है। और प्रति माने जो सामने, ठीक है, ज्ञान, और चारों इंद्रियों से ज्ञान हो, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, देखो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम। देखो आप कोई भी एक श्लोक, आत्मेन्द्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ति या बुद्धि प्रत्यक्षम निरुच्यते। आप ये वाला श्लोक याद, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो देखो गोला मार, आत्मेन्द्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ति या बुद्धि प्रत्यक्षम स निरुच्यते। ये वाला आप अगर श्लोक याद कर लें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही प्रत्यक्ष के बारे में सही करके बताया गया है। इसमें क्या बताया गया? अर्थात आत्मा, इंद्रिया, मन एवं इंद्रियों के संयोग से जो तत्काल ज्ञान यानी उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, ये वाला अगर आप श्लोक याद कर लेते हैं या
तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर किसी को याद होता है तो याद कर ले, नहीं तो हिंदी तो याद ही करनी है फिर। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण बताएंगे, क्या बताएंगे? अर्थात इंद्रिया और उनके अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के भेद बताएंगे। प्रत्यक्ष के भेद क्या है? निर्विकल्पिक और साविकल्पिक। साविकल्पिक के फिर पुनः दो भाग किए गए, लौकिक अलौकिक। निर्विकल्पिक का कोई फिर पार्ट नहीं किया, और फिर लौकिक के दो पार्ट किए गए, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य में हमारी 10 इंद्रियाँ आ जाती हैं और अभ्यंतर में हमारा मन आ जाता है, ठीक है। अलौकिक में जो मतलब ऋषि मुनि के द्वारा होता है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। योगज में आता है युक्त और योजान, ठीक है। हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे पहले, ठीक है। 10 इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियाँ कौन सी होती हैं? चक्षुष, श्रवण, रसन, स्पर्श और श्रोत्रिय, यानी विजुअल परसेप्शन, ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, टेस्ट परसेप्शन, टैक्टाइल परसेप्शन और श्रोणीय मतलब कोई साउंड का परसेप्शन हो, ठीक है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष। तत् निर्विकल्प नाम निर्विकल्प। प्रकृता से रहित ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं। जैसे दूरस्थ स्थित किसी वस्तु का आभास तो होता है, परंतु उसके विशिष्ट गुणों जैसे नाम, गुण इत्यादि का ज्ञान नहीं होता, उसे निर्विकल्प। जैसे मतलब कोई बहुत दूर चीज़ है, जैसे बहुत दूर ट्रेन आ रही है, मान लो तुम्हें बहुत दूर कोई आदमी खड़ा है, आप जैसे मतलब 300 मीटर खड़ा है, आपकी विजन है 200 मीटर, आप उसका देख ये तो पता लगा लो कि ये आदमी है, लेकिन उसके बारे में नाम पता, आदमी है या औरत है, ये देखोगे कोई इंसान खड़ा है, तो उसे निर्विकल्पिक, उसमें नाम और गुण का ज्ञान ना। सविकल्पिक प्रत्यक्ष। संप्रापक ज्ञान को सविकल्पिक कहते हैं। देखो जैसे जिसमें वस्तु की नाम, जाति, स्वरूप इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे सविकल्पिक कहते हैं। जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो तो मैं बता दूंगा भाई तुम्हारा नाम ये है, तुम यहाँ तुम्हारी जाति ये है, तुम ये काम करते हो, तुम ये बस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तुम्हारा सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन आपका बता दिया। जिसमें सब कुछ इंट्रोडक्शन आप आदमी को बता दिया जाए, वो सविकल्पिक प्रत्यक्ष। जिसमें सिर्फ उसके बारे में थोड़ा बहुत, हाँ ये बाहर एक आदमी खड़ा है, पता नहीं आदमी है या औरत है, ठीक है, बिल्कुल मतलब क्लियर ना हो, उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। सविकल्प प्रत्यक्ष के भेद यह 2 प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक के बारे में क्या पढ़ेंगे? लौकिक में इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब इंद्रियों किसी वस्तु या पदार्थ के साधारण संपर्क होता है तो उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह 2 प्रकार से होता है, बाह्य प्रत्यक्ष और अभ्यंतर प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष में हम लोग जब बाह्य इंद्रियों का किसी वस्तु के साथ संपर्क होता है, तब उस समय जिस प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है उसे बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों के अनुसार यह 5 प्रकार का होता है। चक्षुष श्रवण, तो चक्षुष क्या होता है? जब आंखों से हमने कोई चीज़ देखी। नेत्रों से रूप, नेत्रों से किसी वस्तु या पदार्थ के रूप का ज्ञान होना चक्षुष प्रत्यक्ष कहलाता है। देखो नेत्रों से हम लोग क्या देखते हैं? रूप, मतलब वो कैसा उसका कलर है, कैसी है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, सीधा है, डंडा है, क्या है, मतलब उसका रूप के बारे में वर्णन करते हैं। श्रवण प्रत्यक्ष, श्रवण में हम लोग सुनते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है, कि हम लोग जैसे मान लो गाना सुन रहे हैं तो हमें पता चलता है गाना अच्छा है, बुरा है, भक्ति वाला है या बयाती वाला गाना है, तो उसके बारे में, ठीक। कारण इंद्रिय द्वारा विभिन्न प्रकार के शब्दों या ध्वनियों का ज्ञान होना श्रवण प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। ग्रहण प्रत्यक्ष क्या होता है? हमें इसमें गंध के बारे में पता चलता है। ग्रहण माने होता है नासिका में से हमें विभिन्न प्रकार की गंधों का पता चलता है, अच्छी गंध है, बुरी गंध है, कैसी है, ठीक है। मन के अनुकूल गंध है, मन के प्रतिकूल गंध है। रसेंद्रिय में हमें रस के बारे में पता चलता है। ये जैसे मतलब खाना बना है तो हम लोग जीभ से मतलब खाते हैं तो पता चलता है खाना बहुत अच्छा बना है, खाना बहुत बेकार बना है, ठीक खाना बना है, तो इसमें रसों का ज्ञान होता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? जैसे मान लो बाहर बहुत ठंड है तो हमें कोल्ड का ज्ञान हो, बाहर बहुत गर्मी है तो हमें गर्मी का एहसास हो, कोई चीज़ लग जाए हमारे तो हमें पता चल जाए ये गर्म है, ये ठंडी है, ठीक है। उसका अभ्यंतर प्रत्यक्ष, अभ्यंतर जो होता है वो मन के द्वारा मतलब मन के द्वारा जो हम लोग ज्ञान करते हैं, ठीक है। अलौकिक में क्या होता है? जब इंद्रियों का संयोग असाधारण रूप से होता है तब प्रत्यक्ष को अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, सामान्य ज्ञान, प्रत्याशित ज्ञान लक्षण और योगज। बेटा ये जो टॉपिक है यहाँ से प्रत्यक्ष के भेद या प्रत्यक्ष, ये पूरा पिछली बार पूछा कि 10 नंबर में, इस बार भी पूछ सकता है 10 नंबर, क्योंकि प्रत्यक्ष इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर एग्जामिनेशन, सो डोंट टेक लाइटली, टेक इट सीरियसली, ठीक है। अलौकिक में सामान्य लक्षण प्रत्याशित, वह प्रत्यक्ष है जिसमें किसी एक वस्तु या पदार्थ को देखकर उसकी संपूर्ण विषय या जाति का ज्ञान करना है। जैसे मनुष्य के अगर आपने डाइसेक्शन किया है तो आपने डाइसेक्शन करके उसके बॉडी ऑर्गन्स एक के देखे हैं, हाँ,
तो एक के देखने के बाद आपको पता लग गया कि सब सारे के ऐसे ही ऐसे होंगे। तो ये सामान्य ज्ञान लक्षण प्रत्याशित हो गया। योगज में ज्ञान लक्षण देखो, सामान्य ज्ञान क्या है, हमने क्या पढ़ा, सामान्य लक्षण प्रत्याशित, अब ज्ञान लक्षण प्रत्याशित पढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, या वह अलौकिक शक्ति है जिसके द्वारा हमें विषय का साक्षात ज्ञान होता है, परंतु उस विषय के गुणों इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं होता। जैसे अग्निबल को देखकर उसके ग्रह टेम्परेचर शीतल गुण का ज्ञान होना। अरे इसमें क्या होता है, जैसे जठराग्नि को हम लोग देख नहीं सकते ना, उसका यथार्थ ज्ञान तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई 4 रोटी खा रहा तो और कोई 2 रोटी खा रहा, तो हम ये बताते हैं कि 4 रोटी वाले की जठराग्नि काफ़ी तेज है, तो अनुमान के द्वारा इसका ग्रहण करते हैं। ये हो गया हमारा ज्ञान लक्षण प्रत्याशित। इसमें सीधा हम उसके गुणों के बारे में नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते, हम सिर्फ अनुमान से इसका ज्ञान कर लेते हैं कि इसकी जठराग्नि तेज है, इसकी जठराग्नि धीमे है। ठीक है। योगज क्या होता है, ये देखो, ये जो योगज होता है, युक्त और युगजान, ये सब ऋषियों में पाया जाता है, यहाँ नॉर्मली नहीं पाया जाता है। या वह प्रत्यक्ष इसमें कोई भी व्यक्ति विषयों को एवं सूक्ष्म विषयों को ना ही देख पाता है, ना ही सुन पाता, इस प्रकार दूरस्थ विषयों का ना आस्वादन कर पाता है, स्पर्श नहीं कर पाता। इस प्रकार का ज्ञान योगियों में पाया जाता है। मैंने बता दिया योगज, आप क्या लिखेंगे, अगर योगज आता है तो इस प्रकार का ज्ञान योगियों में पाया जाता है, इतना काफ़ी है बस। ये 2 प्रकार का होता है, युक्त और उज्जान। युक्त के बारे में पढ़ते हैं। या वह ज्ञान होता है जो बिना धारणा ध्यान समाधि के बिना होता है। जैसे कोई तुमने समाधि वगैरह नहीं ली, नॉर्मली अगर ऋषियों को जो ज्ञान हो रहा है वो युक्त है। और युज्जान में क्या होता है, समाधि की आवश्यकता है। या वह चिंता पर ज्ञान, इसमें धारणा ध्यान की समाधि की इत्यादि की आवश्यकता होती है। एवं या ज्ञान चिंता परक होता है, मतलब डीप मेडिटेशन में जाओगे तभी यह ज्ञान होगा, उसे उज्जान कहते हैं। इंद्रिया सन्निकर्ष, इंद्रिया और उनके विषयों का होने वाला संबंध इंद्रिया सन्निकर्ष कहलाता है। जब आत्मा, मन, इंद्रिया और उनके विषय का आपस में संबंध होता है तब उस समय ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जब तीनों चीज़ें आपस में मिलेंगी। देखो, आदमी ने कहता किताब हमने पढ़ी, लेकिन किताब हमने दिन भर पढ़ी लेकिन हमें याद कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है तुम्हारा मन कहीं और था। इंद्रियाँ भी थी तुम्हारा, इंद्रियां और उनके विषय भी थे। देखो, आँख थी, आँख का विषय क्या है, तुम देख भी रहे थे, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और था, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी ज्ञान होगा। ठीक। पर्याय क्या है, सन्निकर्ष है, संबंध है, वितर में। तो सन्निकर्ष के भेद बताए गए, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय, संवेत समवाय और विशेष लक्षण। तो हम इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सन्निकर्ष के भेद 5 नंबर या 5 नंबर में अलग से पूछा जाता है। देखो, ये प्रत्यक्ष इतना इंपॉर्टेंट खुद तो 10 नंबर में आता है, सन्निकर्ष साथ में पूछ लेता है 5 नंबर में। तो सन्निकर्ष के भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 6 प्रकार के होते हैं। संयोग, इंद्रियों का इसके विषय से देखो, संयोग क्या होता है, मतलब जब इंद्रियां अपने विषयों के साथ जुड़ती हैं, जैसे कि रूप, रस, गंध, तो वो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयोग कहते हैं। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, इंद्रियों को किसी द्रव्य में रहने वाले गुण, कर्म या उसकी जाति का ज्ञान संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। देखो, घड़ा देखा तुमने, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, घड़ा देखा, घड़ा का तो ज्ञान हुआ, घड़े के साथ आपको उसका रंग का भी ज्ञान हुआ। ये क्या हुआ, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। देखो, कहीं ना कहीं घड़े का रंग उसमें समवाय है, हमारी इंद्रियों से वो संयुक्त हो गया, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। देखो मतलब समझो, घड़े से तुम उसका रंग नहीं निकाल सकते, वो तो संयुक्त है। संयुक्त मतलब ना अलग होने वाली चीज़। समवाय क्या होता है, देखो, नहीं समवाय है, सॉरी वो समवाय मतलब होता है ऐसी म्यूचुअली जो कभी अलग ना हो। और इंद्रियां हमारी क्या है, इंद्र संयुक्त हो गई। या फिर इंद्रियां जो है हमारी, जैसे मान लो आँख क्या हो गई, उससे संयुक्त हो गई, तो हमें घड़े का भी ज्ञान हुआ, साथ में उसके रंग का भी ज्ञान हुआ। ये हो गया संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है। संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्ष, जब इंद्रियां का किसी वस्तु की जाति से संबंध होता है तो उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। घड़े के रंग का सामान्य रूप से होने वाले प्रत्यक्ष को संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। अब घड़े के बारे में पता चला, उसके रंग के बारे में पता चला, कि आँख से संयुक्त घड़े से उसका रंग संवेत है और घड़े का लाल रंग उसमें समवाय है। ठीक है, बता दिया तुमको समवाय। जो इसमें एग्जाम्पल होगा वही इसमें एग्जाम्पल लिखा है, बस ये लिखिए, जब इंद्रियों का किसी वस्तु की जाति के साथ संबंध होता है तो उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल वही ऊपर समझाया वही समझा देना, एग्जैक्टली सेम समझा देना, तब भी सही हो जाएगा। ठीक है। संवेत समवाय सन्निकर्ष क्या होता है, वर्ण से शब्द, देखो कर्ण से शब्द का प्रत्यक्ष होने शब्दार्थ का भी ज्ञान होता है। मतलब जब हम लोग जैसे कान से कोई शब्द सुनते हैं तो हमें शब्द के अर्थ का भी ज्ञान हो जाता है, जैसे मतलब वो क्या कह रहा है, जैसे उस शब्द के अर्थ का भी ज्ञान हो जाए
वो क्या होता है, संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। शब्दत्व का भी ज्ञान हो जाए कि शंख बज रहा है, शब्दत्व मतलब दो सब, शंख बज रहा है या आदमी कुछ बोल रहा है, उसका भी ज्ञान हो जाए साथ में। विशेष भाव अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होना, विशेष भाव सन्निकर्ष। देखो इंद्रियां व्युत्पत्ति, इंद्रिया क्या होती हैं, इंद्रिया शब्द की उत्पत्ति इंद्र शब्द से हुई है। इंद्र शब्द में घृण प्रत्यय लगाने से इंद्रिय शब्द बनता है। इंद्रिय का लक्षण, इंद्र का तात्पर्य आत्मा से, अर्थात आत्मा के साधन को इंद्रिय कहते हैं। मतलब जो आत्मा का साधन है, जैसे जो मन चाह रहा है उसके साधन को इंद्रिय कहा गया है। ठीक है, देखो जो मन होता है वही इंद्रियां करती हैं नॉर्मली। इंद्रियों की विशेषताएं, इंद्रियां प्रमेय, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इंद्रियां शरीर के संयुक्त, वे शरीर के अपने अधिष्ठान में रहकर कार्य करती हैं। इंद्रियां स्वयं इंद्रियगम्य नहीं हैं, अर्थात इंद्रियां स्वयं अपना प्रतिक्षण नहीं करती हैं। उदाहरण स्वरूप चक्षु इंद्रिय अन्य वस्तुओं को देख सकती है परंतु वह खुद को नहीं देखती। इंद्रियगम्य मतलब जो खुद को ना देख पाए। जैसे दिया, कभी दिया के तले अंधेरा होता, दिया पूरे को रोशनी देता है पर दिया के तले अंधेरा। उसी प्रकार से हमारी आंखें दुनिया को देखती हैं लेकिन खुद को नहीं देख सकती हैं, ये बताया गया है इसमें। इंद्रिय ज्ञान के कारण अर्थात ज्ञान का कारण है। देखो ज्ञान अगर हमें हो रहा है तो इंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है। कैसे, आँख से हम लोग देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, मुँह से बोल पा रहे हैं, तो ये ज्ञान जो हो रहा है वो इंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है। संवेद सन्निकर्ष, वर्ण से शब्द का प्रत्यक्ष होने पर भी शब्द का भी ज्ञान होना, समझा दिया आपको। इंद्रिय के बारे में समझा दिया। इंद्रिय का क्लासिफिकेशन पढ़ा, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, उभय इंद्रिय। देखो बच्चों को ज्ञान इंद्रियां तो सबको याद होंगी, लेकिन कर्म इंद्रियां क्या हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मेरा मेन फोकस वही होगा। तो देखो चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय से हमें क्या होता है, हमें रूप का ज्ञान होता है, कैसा है उसका टेक्सचर वगैरह। उसका होता है श्रोत इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय से हमने शब्द का ज्ञान होता है कि जो मम्मी पुकारती हैं या पापा पुकारते हैं तो हमें पता चलता है कि मम्मी ने पुकारा या पापा ने, शब्द का ज्ञान हो गया। ठीक है। घ्राण इंद्रिय, हमें घ्राण इंद्रिय से हमें रस का ज्ञान, मम्मी ने कोई बहुत बढ़िया सब्जी बताई, एकदम सुगंध आई किचन से तो हमें पता लग गया अरे बहुत अच्छी सब्जी बनी है, बहुत अच्छा खाना बना है, पकवान बना है, तो उससे घ्राण इंद्रिय हो गया। रस इंद्रिय से क्या होता है, मतलब जो हम लोग कोई चीज़, जैसे हम लोगों ने मान लो इस टाइम अगर हॉस्टल में है, मेस का खाना खाया, मेस का खाना कितना गंदा होता है, तो हम मतलब रस इंद्रिय से हमें ये पता चलता था कि ये अच्छा खाना है या बुरा खाना है, मतलब उसके टेस्ट के बारे में पता चलता है बेसिकली। स्पर्श इंद्रिय से हमें टेम्परेचर का पता चलता है। जैसे मतलब कोई तुम्हारा दोस्त आया, उसने कोई गर्म चीज़ छुआ दी तो आपको उसका हार्ट मतलब उष्णता का ज्ञान हुआ। कोई आया, किसी ने बर्फ़ डाल दिया मतलब स्किन के ऊपर, तो हमें उसका शीतलता ज्ञान हुआ। यही लिखना है, मतलब अपनी भाषा में लिखना है। अगर किताबी भाषा में लिखना चाहो तो नोट्स भी भेज दूंगा आज, ठीक है, किताबी भाषा में लिखना। वैसे मैं कहूँगा अपनी ही भाषा में लिखो तो बहुत अच्छा रहता है। कर्मेंद्रिय बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन लिखो ज्ञानेंद्रियां सबको पता होंगी, कर्मेंद्रिय बच्चे छोड़ देते हैं। हस्त, पाद, गुद, उपस्थ और वाक। वाक माने क्या होता है, मुंह से बोलते हैं हम लोग। ठीक। हस्त माने क्या होता है, हाथ। पाद माने होता है पैर। गुद माने होता है गुदामार, जहाँ से। उपस्थ माने होता है मेढ्र। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो हाथ क्या, वह कर्मेंद्रिय जिसके द्वारा वस्तु के ग्रहण तथा धारण किया जाता है। जैसे हम लोग खाना जो भी खाते हैं, ग्रहण या धारण। ग्रहण माने किसी चीज़ को अगर ग्रहण करते हैं, खाना अगर खाते हैं तो खाना को ग्रहण करते हैं किसके द्वारा, हाथ के द्वारा। पैर के द्वारा थोड़ी ना खाते होगे। पादो गमन कर्माणी, जिसके द्वारा चलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पाद कहते हैं। पाद मतलब पैरों के द्वारा चलते हो, हाथ के द्वारा थोड़ी ना चलते हो। गुद उपस्थ विसर्ग, जिनके द्वारा उपस्थ मतलब मल को बाहर निकालते हैं। या तो हम गुदा मार्ग से मल को बाहर निकालते हैं या फिर उपस्थ मार्ग से हम लोग मल को बाहर निकालते हैं। ठीक है। वाक माने जिसके द्वारा बोलने की क्रिया होती है, जैसे मुंह के द्वारा बोलने की होती है तो उसे वाक इंद्रिय कहा गया। यहाँ पर वाक से वाणी का संदर्भ किया गया है। अतः वाणी दो प्रकार की होती है, सत्य और अनित्य। सत्य, देखो वाणी दो प्रकार की होती है, या तो वो सत्य, या तो वो सच बोल रहा है, या तो वो झूठ बोल रहा है। और कोई, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्रिया पंचक, इससे एमसीक्यू भी उठ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी उठ सकता है। पिछली बार नहीं आया था, हो सकता है इस बार आ जाए, तो इसे गौर कर लीजिएगा। इंद्रिय क्या है, वो 5 प्रकार की इंद्रिय बताई गई हैं। उनके द्रव्य क्या है, महाभूत बताए गए। उनका अधिष्ठान कहाँ है, इंद्रिय अर्थ क्या है, और इंद्रिय बुद्धि क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार रिफर कर लीजिएगा। पंचक सिद्धांत का आयुर्वेद में उपयोगिता। इससे क्या होता है, मिथ्या तथा अयोग शारीरिक एवं मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। इन इंद्रियों का महत्व रोगा उत्पत्ति की दृष्टि में भी अधिक होता है, क्योंकि इंद्रियां ज्ञान की उत्पत्ति में मन का साधनभूत होती है। आयु जीवन के 4 प्रमुख घटकों को इंद्रियां भी एक प्रधान घटक हैं। इंद्रियां की प्रसन्नता को
आवश्यक बताया गया। सम दोषा सम अग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य इति विधेयते। ठीक है, पूरा श्लोक नहीं लिखा, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य इति विधेयते, मतलब श्लोक का मतलब तो समझ ही गए होगे कि इंद्रिया प्रसन्न हो, सारी अग्नियाँ सम हो, सारी धातुएं सम हो, मल क्रिया भी सम हो रही हो। ठीक है, अब त्रयोदश कारण ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष के भेद बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, त्रयोदश कारण इंपॉर्टेंट। त्रयोदश कारण आता है, बच्चे कुछ उल्टा सीधा लिख के आते हैं, तो आप ना लिखें इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। त्रयोदश कारण मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय आपको पढ़ चुके हैं, तो मन बुद्धि अहंकार उसमें मिला दिया तो वो त्रयोदश कारण होता है। त्रयोदश कारण का मतलब होता है 13 कारण आपको पढ़ने हैं। तो त्रिविध अंतःकरण, देखो त्रिविध अंतःकरण अलग चीज़ होती है। मन बुद्धि अहंकार जब संपूर्ण विषयों को ग्रहण करते हैं एवं ये तीनों प्रधान होने पर के कारण त्रिविध अंतःकरण कहते हैं। तो मन के बारे में लिखेंगे, मन के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा फर्स्ट वाले पार्ट में, बुद्धि के बारे में लिखेंगे, अहंकार के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो पूरा जैसे आप त्रिविध अंतःकरण पूछा है या त्रयोदश कारण पूछता है, उसके हिसाब से आप आंसर देंगे। ठीक है बेटा। अंतःकरण वेदांत दर्शन के अनुसार मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त ये 4 अंतःकरण माने गए हैं। ठीक है, त्रिविध अंतःकरण पूछे या चतुर्विध अंतःकरण पूछे तो वेदांत ने 4 माने हैं, लेकिन अधिकतर पूछता है तो त्रिविध अंतःकरण पूछता है। उसके नाम आपको याद होने चाहिए, अंदर तो आप लिखेंगे मन बुद्धि अहंकार। और त्रयोदश उपकरण में क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ मन बुद्धि अहंकार। देखो त्रिविध अंतःकरण प्लस 10 ज्ञानेंद्रिय, त्रयोदश कारण। ठीक है, सिंपल भाषा में समझाएं। मन का कार्य चिंतन मनन करना एवं संकल्प करना होता है। अंतःकरण में जब संकल्प विकल्प के कारण संशयात्मक डाउटफुल स्थिति, तब उसे मन कहा जाता है। जब कोई डाउट हो तो समझ लो मन। देखो कभी कभी ऐसा होता ना कि हमें कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, संशय की स्टडी है, डाउट की स्टडी हुई तो उसे मन कहा जाता है कि मन नहीं कर रहा, आज नहीं जाएंगे हम। जब मन निश्चयात्मक स्थिति पर आ जाता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। जब कोई मन जो है वो निश्चयात्मक स्थिति पर आ जाता है, तुम आदमी नहीं कहता अब तुम बड़े हो गए, बुद्धि का प्रयोग करो, मतलब आप अपने डाउट को सॉल्व करो। जब मैं ज्ञानवान हूँ, ईश्वरचारी हूँ, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो उसे अहंकार कहते हैं। जैसे अब हम कह रहे हैं हम ही टॉपर हैं, हमको सब आता है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम महान नालायक हो, तो इसे अहंकार कहते हैं कि अपने समान किसी को ना समझना। जब तुम्हें ज्ञान हो गया तो तुम ये समझो कि आई एम द डॉन, तो वो वाली अगर स्थिति आ जाए तो उसे अहंकार कहते हैं। और अहंकार किसी का नहीं रहा। जब रावण जैसे ज्ञानी नष्ट होगा तो तुम कौन सी खेत की मूली हो। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान के बाधक कारण, अगर हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, ये भी आपका 5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन उठता है। क्या उठता है, अति दूरात अति समापात इंद्रियाघात मनो स्थानानात सूक्ष्मात व्यवधानात अभिवाद और समी अभिरात। क्या पढ़ते हैं, अति दूरात मतलब कोई दूर वस्तु है तो उसका सही से ज्ञान नहीं होता। सिंपल भाषा में लिखता हूँ, अगर कोई चीज़ बहुत पास है, बिल्कुल आंखों के सामने है, तो उसका ज्ञान नहीं होता। इसमें ये लिखा हुआ है। इंद्रिया अभिघात यानी इंद्रियों में अगर कोई विगुणता आ गई, जैसे आँख खराब हो गई, आँख जैसे जो लोग चश्मा लगाते हैं, अगर वो लोग चश्मा ना लगाएं, जैसे उनकी क्या हो गई, चक्षु इंद्रिय में थोड़ा डिफेक्ट आ गया है, वो चश्मा लगाए तो अच्छी तरीके से उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो ये क्या होगा, इंद्रिया अभिघात मतलब इंद्रियों में कोई आघात लग गया हो, चोट वगैरह लग गई हो। मनो अवस्थाना जैसे टीचर पढ़ा रहा, खूब मन से पढ़ा रहा, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी आपका मन अगर वो वहाँ उस स्थान पर नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो आपको ज्ञान नहीं होगा। स्वच्छ मात, देखो वस्तु की अति सूक्ष्म होने से कहीं पर बहुत ज़्यादा छोटी चींटी तुम्हारे पैर के पास घूम रही है, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है। ठीक, उसका तो होता है व्यवधान, इसे आवरणात भी कहते हैं। जैसे किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ ढकी हुई है, जैसे मान लो कोई चीज़ रखी हुई है, उसके ऊपर कुछ चीज़ ढकी हुई है, तो आपको ज्ञान नहीं होगा। जैसे आपको ये ज्ञान नहीं होगा अगर आप कमरे में बैठे तो पड़ोस वाले कमरे में क्या चल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, अभिभावत कहते हैं। जैसे दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण तारों का अभाव दिखाई देता है। देखो तारे वहीं पर हैं, चंद्रमा भी वहीं पर है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण इन दोनों का अभाव हो गया है। ठीक, प्रत्यक्ष प्रमाण का आयुर्वेद में महत्व हम लोग देखेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है और आयुर्वेद में महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण सभी प्रमाणों में श्रेष्ठ और सर्वोपरि एवं प्रधान है। आयुर्वेद में रोग एवं रोगी परीक्षा में प्रत्यक्ष प्रमाण की सर्वाधिक उपयोगिता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के सहायता से ही रोग एवं रोगी की प्रगति विकृति आदि विषयों का ज्ञान होता है। इसे पता है, इसे साथ में लिख सकते हो, चिकित्सा महत्व में भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो आयुर्वेद में महत्व मतलब चिकित्सा में भी यही वाला सेम टॉपिक डाल सकते हो। रोग एवं रोगी पंच निदान एवं उसकी चिकित्सा आदि का प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता से ही संपादित की जा सकती है। प्रत्यक्ष प्रमाण
की सहायता से ही रोगी एवं रोग के बल का ज्ञान किया जा सकता है एवं उसी के अनुसार औषधि की उपयुक्त मात्रा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा है तो उसे 250 mg की टैबलेट दी जाती है, लेकिन कोई बड़ा है उसे 500 mg की जाती है। अगर कोई 6 रोगी है तो उसे 125 mg की दी जाती है। जिस हिसाब से उसका बल होगा, जिस हिसाब से उसकी आयु होगी, उसी हिसाब से उसकी डोज करेंगे। ये भी हम लोग किसके प्रत्यक्ष के द्वारा, हम जब लोग देखते हैं ना उसकी आयु कितनी है, प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं ना, कानों से सुनते हैं, भैया तुम्हारी कितनी उम्र है, वो बोलता है 23 साल, तो उस हिसाब से दवाई देनी है। भैया तुम्हारी उम्र कितनी, बोला 10 साल, उस हिसाब से दवाई देनी है। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता से ही आधुनिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्रों एवं उनके मानकों का निराकरण किया जाता है। प्रत्यक्ष ही एक ऐसा प्रमाण है जिसमें सभी दर्शनों ने स्वीकार किया, एवं वह आस्तिक हो या नास्तिक, अक्षिप्त हो या संक्षिप्त। देखो, चाहे आस्तिक दर्शन हो, चाहे नास्तिक दर्शन हो, चाहे कैसा भी दर्शन हो, सबने प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। इसके बाद होता है प्रत्यक्ष प्रमाण में होने वाले अन्य प्रमाणों की आवश्यकता। देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर भी हमें अन्य प्रमाणों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कुछ चीज़ें होती है प्रत्यक्षो ही अल्पम ना अल्पम बहुगुणम। देखो, कुछ चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग नहीं देख सकते। बैक्टीरिया, वायरस को नेक्ड आई से नहीं देखा जाता, तो उन्हें अनुमान के द्वारा पहले मानते थे। अब तो माइक्रोस्कोप का जन्म हो गया, पहले हम लोग अनुमान से मानते थे। ठीक है। श्राप क्या है? श्राप तुम देख पाओगे। अगर कोई मान लो बहुत सिद्ध ऋषि ने श्राप दे दिया तो आपको कुष्ठ रोग हो जाता है, तो वो श्राप वगैरह तुम नहीं देख पाओ ना, वो अनुमान से ज्ञान होता है। ठीक है बेटा। इसके बारे में क्या बता, वर्तमान काल का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। वर्तमान का ज्ञान, ठीक है। उपयुक्त वर्णन से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यक्ष श्रेष्ठ एवं सर्वोपरि होने के साथ साथ अन्य प्रमाण की अपेक्षा भी करता है। ये नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण ये नहीं कहता कि सिर्फ मुझे ज्ञान करो, वो अन्य प्रमाणों के बारे में भी बताता है। देखो, अगर तुम्हें प्रत्यक्ष ज्ञान है तो अनुमान का भी ज्ञान कर सकते हो। प्रत्यक्ष मतलब जब कोई चीज़ तुमने देखी है कि हाँ बुखार में जब छू के देखा कि गर्म होता है, तब अगली बार अगर तुम इसका ज्ञान करोगे, अनुमान लगाओगे कि हाँ ये गर्म दिख रहा है, इसके मुंह से इसके आंसू निकल रहे हैं, तो इसका मतलब इसे बुखार हो सकता है, तो ये अनुमान लगाओगे ना। जब आपने प्रत्यक्ष किया होगा तभी तो अनुमान लगाओगे। अगर प्रत्यक्ष ही कभी नहीं किया, कभी कोई भी रोग देखा ही नहीं है, तो कैसे अनुमान लगा पाओगे? क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बार पूछा आता है, इस बार भी पूछा जाएगा। क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण, ये हर बार पूछा आता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो बच्चों सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे होना चाहिए आप लोगों का। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा रोग की प्रकृति जानने के लिए चिकित्सक रस की परीक्षा को छोड़कर, देखो जो ऐसा थोड़ी ना किसी के रस की परीक्षा करोगे। जैसे मान लो जहर खाया उसने, तो दोबारा जहर खिला के देखोगे हाँ कैसा है, खट्टा है, मीठा है। तो रस की परीक्षाओं को छोड़ के बाकी सबकी परीक्षाएं करता है। उसका बॉडी टेम्परेचर देखेगा, उसके आंखें देखेगा, आंखें अगर पीली पीली हो गई तो मतलब पीलिया हो गया, बॉडी अगर पेल हो गई तो पीलिया हो गया। ठीक है। अगर अतिसार में क्या होगा, वाक की ज़्यादा गति हो गई तो समझ जाओ अतिसार है। ठीक। नासिका द्वारा प्रत्यक्ष भाव, नासिका से द्वारा हम लोग गंध का भाव करते हैं। जैसे कि अगर उसके पास मतलब प्रमेह मतलब मधुर महक आ रही तो समझाओ उसे क्या है, प्रमेह, यानी उसे डायबिटीज़ हो गया। ठीक है। त्वचा के द्वारा हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे वो बहुत उसका त्वचा अगर हमने छू के देखी बहुत गर्म है तो उससे हमें ज्वर का ज्ञान होगा। ठीक है। त्वचा के द्वारा ऐसे ज्ञान करते हैं। जीवा के द्वारा कैसे ज्ञान करते हैं? जीवा का देखो, जीवा रसेंद्रिय का ज्ञान अनुमान के द्वारा करते हैं हम लोग, चाट के थोड़े ना देखते हैं भाई। ठीक। या फिर देखो अगर कोई